हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्प्लिटिंग पढ़ा था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होता है ये हमने सीखा था। राइट। अब स्प्लिटिंग के बाद अब जैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं अब ये हमें सीखना है। तो चलिए आज का टॉपिक है filling of electron in splitted d orbital। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो मैं सबसे पहले केस लेने वाला हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। राइट। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होता है ये आप सबको पता है। T2G सेट नीचे होता है और EG सेट ऊपर होता है। क्लियर है? मतलब T2G सेट नीचे होगा एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे ऊपर होते हैं। इनका एनर्जी ज़्यादा होता है और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको अपन डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अभी इलेक्ट्रॉन फिल करना यहाँ पे अगर तो मैं फिर से बोल दूँ कि जो भी हमने रूल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा था, मतलब ऑफ प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब यहाँ पे वैलिड है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे। क्लियर है? अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिर आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने वाले हैं। बिकॉज ये जो आपको 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं इन तीनों का एनर्जी सेम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। मीन्स कहीं भी D1 सिस्टम हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज यहाँ पे जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज यहाँ पे आएगा, थर्ड यहाँ पे आएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अब डाउट आएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करें। अब देखिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। आइदर फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, राइट, या फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाए यहाँ पे। राइट। मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये पेयर हो जाए जो मैंने यहाँ पे पेयरिंग किया है, या सेकेंड ऑप्शन ये पेयर ना हो, ये ऊपर आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर होना है, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर करना है तो पेयर करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। कभी भी ऑर्बिटल है, अगर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप पेयर करना चाहेंगे तो सेंस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, तो इसीलिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस एनर्जी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। मीन्स किसी भी ऑर्बिटल को पेयर करने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। राइट। तो पेयर करने के लिए आपको पेयरिंग एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पेयर ना करूं और मैं ऊपर ले जाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे इस केस में यहाँ पे ऊपर ले गया था, मैं आपको दिख रहा होगा ये मैं कहाँ पे बात करूँ, इस केस में जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करूँ और ऊपर की डी ऑर्बिटल में ले जाऊँ तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी पता है, डेल्टा ओ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब कौन सा प्रोसेस फेवरेबल है, मीन्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, अब ये देखते हैं। तो चलिए आप एक पॉइंट नोट कर ले। पहले तो लिखिए कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले नोट करो कि पहले ये ड्रॉ कर लो आप सबसे पहले, इसके बाद लिखो कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस according to Aufbau principle, Hund's rule and filling of electron takes place according to Aufbau principle, Hund's rule and थर्ड रूल क्या था,
फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जल्दी से नोट करें, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस मीन जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में तीनों रूल पढ़ा था, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, फिर हमने पढ़ा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ प्रिंसिपल, तो ये तीनों रूल यहाँ पे वैलिड है। तो देखिए फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लिख लिया आपने। फिर आगे लिखिए कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन can either pair up or it can go into higher orbital, or it can go into higher orbital, राइट। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हायर ऑर्बिटल में जाएगा या फिर पेयरिंग होगा। तो देखो यार इसके लिए बहुत ही सिंपल सा केस है, चलो मैं यहाँ पे दो सिचुएशन ले लेता हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगे, मतलब ये होगा कि डेल्टा ओ का जो वैल्यू है, सिंस स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो गया है तो डेल्टा ओ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, मीन्स डेल्टा ओ विल बी ग्रेटर दैन पेयरिंग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि फॉर वीक फील्ड लिगेंड में आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड वैसे लिगेंड होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं करते हैं। तो अगर स्प्लिटिंग नहीं करेंगे इसका मतलब होगा कि ये जो डेल्टा ओ है, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। मीन्स इनफैक्ट ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये कम होगा पेयरिंग एनर्जी से। वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ का वैल्यू कम होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब सोचिए अपन फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा ओ का वैल्यू ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। तो अगर पेयर करने के लिए आपको एनर्जी कम लग रहा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे T2G ऑर्बिटल बनाऊँ, यहाँ पे EG ऑर्बिटल बनाऊँ, नीचे T2G है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही रहेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी नीचे रहेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी नीचे रहेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिटल में जाएगा या फिर नीचे ऑर्बिटल में ही पेयर हो जाएगा। सोचिए, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप बहुत इजीली गेस कर सकते हैं कि ये पेयर हो जाएगा बिकॉज पेयरिंग एनर्जी कम है, ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रहेगा, सिक्स्थ यहाँ पे पेयर होगा। अब सेवेंथ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एट्थ ऊपर जाएगा, नाइन्थ ऊपर रहेगा, टेंथ ऊपर रहेगा। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा ही होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। लेकिन अगर हम वीक फील्ड लिगेंड में बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा ओ कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर डेल्टा ओ कम है इसका मतलब ये होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही रहेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी नीचे रहेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी नीचे रहेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है डेल्टा ओ का वैल्यू कम है, इस केस में पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, फिफ्थ भी ऊपर रहेगा। अब सिक्स्थ के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसे पेयर होना ही पड़ेगा। तो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन नीचे, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ, फिर टेंथ। तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन फिल करना आ गया फिर बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए CFT। मीन चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए D4 कन्फिग्रेशन है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है जिसका D4 कन्फिग्रेशन है, D में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिख देता हूँ, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड लिख देता हूँ।
तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करने वाले हैं, खुद से नोटबुक में ट्राई करिए आप। डी ऑर्बिटल प्लेटेड फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, खुद से ट्राई करें आप। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D4 कन्फिग्रेशन ऐसा रहेगा, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में 1 2 3 वीक फील्ड लिगेंड में D4 कन्फिग्रेशन ऐसा रहने वाला है। एक बार देख लीजिए आप। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको, राइट। अगर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आ गया, मीन्स अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं आप ऑक्टाहेड्रल में। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे मान लीजिए कि वैसे मैं आपको बता दूँ कि नीचे वाले ऑर्बिटल को अपन T2z बोलते हैं और ऊपर वाले ऑर्बिटल को EZ बोलते हैं। तो D4 के लिए मैं बोलूँगा कि D4 का कन्फिग्रेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, D4 का कन्फिग्रेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होगा T2z 4, T2z में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, EZ में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। वीक फील्ड लिगेंड में अगर D4 का कन्फिग्रेशन है तो ये कन्फिग्रेशन होगा T2z 3 एंड EZ 1। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। वीक फील्ड लिगेंड में T2z में 3 इलेक्ट्रॉन है और EZ में 1 है, तो अपन ऐसे कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। आप जरा एक काम करिए, जरा ट्राई करें कि मैं कुछ यहाँ पे टेबल दे रहा हूँ आपको लेट से, और आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पे मैं कन्फिग्रेशन दे रहा हूँ लेट्स से यहाँ पे D1 कन्फिग्रेशन है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कन्फिग्रेशन क्या होगा, फिर आपको बताना है वीक फील्ड लिगेंड में कन्फिग्रेशन क्या होगा, राइट। और एक काम करते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले लिखो और वीक फील्ड लिगेंड में लिखो आप, चलो। फिर ऐसे D1 के बाद D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट, तो आप बोल सकते हो D1 मीन्स ये T2z में ही रहेगा, T2z 1 एंड EZ 0। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप ऐसे फिल करने वाले हो। D2 है तो दोनों इलेक्ट्रॉन T2z में ही जाएंगे, तो ये हो जाएगा T2z 2 EZ 0। क्लियर है। और D3 में अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा T2z 3 एंड EZ 0। D4 में सोचें आप, D4 में क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो यार D4 में अगर आप देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन T2z में ही जाएंगे, तो ये हो जाएगा T2z 4 EZ 0। D5 के लिए T2z 5 EZ 0, T2z 6 EZ 0। अब D7 के लिए T2z 6 EZ 1, D8 के लिए क्या होगा T2z, एक सेकेंड, ये होगा T2z 6 EZ 2। D9 के लिए T2z 6 EZ 3 एंड D10 के लिए आप बोल सकते हैं T2z 6 EZ 4। अब एक काम करो आप जरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, चलो मैं एक ये वीक फील्ड लिगेंड वाला मैं बाद में देखता हूँ, अभी पहले आपको इसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने ये भी फाइंड करना है। मतलब आप खुद से ट्राई करो कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मीन्स इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यार T2z 1 में आपको पता है 1 अनपेयर्ड ही रहेगा, T2z 2 में भी 2 अनपेयर्ड, T2z 3 में 3 अनपेयर्ड, T2z 4 में आपको
खुद से तो देखो यहाँ पे T2G4 मैंने ये ड्रॉ करके रखा है, ये वाला जो पार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। T2G4 में कितने अनपेयर्ड आपको दिख रहे हैं? आप देख रहे हो T2G4 में 2 अनपेयर्ड दिखेंगे। अगर मैं T2G5 करूँ, मतलब T2G5 का मतलब है कि मैं ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, अब बोलो कितने आपको अनपेयर्ड दिख रहे हैं? तो जस्ट 1 अनपेयर्ड दिखेगा। तो 1 T2G6 में कितने हो जाएंगे? आप सोचो कि T2G6 मतलब मैं 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? T2G6 EG0 में 0 अनपेयर्ड, T2G6 EG1, EG में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ ये मैंने क्या किया, ऊपर EG में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। EG में 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 अनपेयर्ड है, EG2 मीन्स 2 अनपेयर्ड, EG3 मीन्स आप खुद से डिसाइड कर सकते हो 1 अनपेयर्ड, एंड EG4 मतलब 0 अनपेयर्ड, राइट। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। अब चलिए सेम चीज़ अपन क्या करने वाले हैं कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में ट्राई करने वाले हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोचो। वीक फील्ड लिगेंड मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है, चलो मैं वीक फील्ड लिगेंड है और D1 है, आप क्या लिखोगे? T2G1 EG0, राइट। और D2 में T2G2 EG0, D3 मीन्स ये हो जाएगा T2G3 EG0। अब सोचो कि D4 है, वीक फील्ड लिगेंड है D4, मैंने देखो ऊपर ही लिखा है, ये आपको ये देख लो एक बार यार, ये जो मैंने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D4 के लिए लिखा था वीक फील्ड लिगेंड के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। अब जैसे ही 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो EG में जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2G3 EG1 D5। अब आप खुद से सोच सकते हो यार, ये हो जाएगा T2G3 EG2 D6। अब मैं 6th इलेक्ट्रॉन T2G में ऐड करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा T2G4 EG2 D7 T2G5 EG2। अब आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। D8 में हो जाएगा T2G6 EG2, D9 में T2G6 EG3 होगा, एंड D10 कन्फिग्रेशन में ये हो जाएगा T2G6 EG4। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो अगर अपन नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें, मीन्स एक कॉलम में और बना लेता हूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट वाले केस में देखो तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं यार, तो यहाँ पे हम अनपेयर्ड 1 रहेगा। D2 में अगर अब मैं देखूँ अनपेयर्ड कितने होंगे, तो देखो फिर से दोनों कन्फिग्रेशन सेम है, अनपेयर्ड 2 ही रहेगा। T2G3 में भी अनपेयर्ड 3 रहेगा, राइट। लेकिन आप सोचो T2G3 एंड EG1 में ऊपर ही मैंने जो लिखा है ये जो आपको दिख रहा होगा, कितने अनपेयर्ड है यहाँ पे? 4 अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड रहेगा। T2G3 EG2 में कितने अनपेयर्ड? 5 अनपेयर्ड रहेंगे। T2G4 EG2 में अब ट्राई करो, T2G4 EG2 कैसा होगा? वो EG में तो 2 इलेक्ट्रॉन, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड रहेंगे? 4 अनपेयर्ड रहेंगे। नेक्स्ट अगर आप T2G5 EG2 देखोगे तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड रहेंगे। T2G6 EG2 में कितने अनपेयर्ड होंगे? 2 अनपेयर्ड होंगे। फिर आपको ये तो D8 D9 एंड D10 कन्फिग्रेशन सेम दिख रहा होगा, तो यहाँ भी 0 अनपेयर्ड रहेंगे। क्लियर है? आई होप किसी को डाउट नहीं हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख सकते हो और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आप ये भी फाइंड कर सकते हो। इतना क्लियर है क्या? जल्दी से आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोट करो। अब यहाँ से अपन एक चीज़ क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए अगर मैं बोलूँ आपसे कि D1 कन्फिग्रेशन है, आपको एक चीज़ पता होगा, स्पिन पता है,
स्पिन सबको पता होगा, हमने इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पिन मल्टीप्लिसिटी और स्पिन पढ़ा था। तो हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू स्पिन होता है। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो स्पिन इंक्रीज होगा। फिर से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो स्पिन इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो स्पिन इंक्रीज होगा। ये समझ में आ रहा है? आप देख रहे हैं कि D1 से लेके D3 तक मैंने जो ये लाइन ड्रॉ किया है, इसके ऊपर देखें दोनों का स्पिन सेम है। मतलब आइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। मीन्स D1 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो भी अनपेयर्ड 3 रहेगा। मीन्स D1 से D3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, आइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो। सिमिलरली आप D8 से लेके D10 भी देख सकते हैं। D8 से D10 तक देखेंगे आप तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D8 में देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 है, वीक फील्ड है तो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 है। वैसे D10 में देखें दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, राइट। लेकिन अगर आप D4 से D7 में देखेंगे, D4 से D7 कन्फिगरेशन में देखिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड में ज़्यादा दिखेंगे। मतलब D4 में अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में 2 है तो वीक फील्ड में 4 दिखेगा। वीक फील्ड के केस में आपको दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मीन्स स्पिन ज़्यादा होगा। D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, वीक फील्ड के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। क्लियर है? मतलब अपन यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो यार D1 से लेके D3 या फिर D8 से लेके D10 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो, दोनों के केस में स्पिन सेम होने वाला है। लेकिन अगर D4 से लेके D7 तक, D4 से लेके D7 तक अगर मैं बोलूँ कि वीक फील्ड लिगेंड है या एक बार बोलूँ मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो D4 से लेके D7 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्पिन आपको दिख रहा है ज़्यादा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है D4 से लेके D7 में, तो आपको पता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो स्पिन कम होगा। तो इनको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन D1 से लेके D3 हो या फिर D8 से लेके D10 हो, ऐसा कन्फिग्रेशन हो, तो इस केस में कोई भी हाई स्पिन या लो स्पिन नहीं है। तो यहाँ पे अपन कोई भी स्पिन की बात नहीं करते हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पे बोलते हैं नो लो स्पिन और हाई स्पिन। यहाँ पे अपन लो स्पिन और हाई स्पिन की बात नहीं करते हैं, ठीक। तो D1 से लेके D3 और D8 से D10 में अपन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में स्पिन की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन नहीं बोलेंगे कॉम्प्लेक्स को। लेकिन D4 से D7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है तो अपन इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो चलिए अब जल्दी से नोट कर लिया होगा आपने, राइट। अब चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के प्रॉब्लम्स करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था और उसके लिए अपन ने की पॉइंट भी बताया था, राइट। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अब ध्यान रखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड मैंने बताया था, क्लियर है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक सेकेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मैंने एक सीरीज़ दिया था, आपको याद है, और कुछ यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कुछ यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। इतना क्लियर होगा। मैंने आपको जनरलाइज किया था कि कार्बन नाइट्रोजन डोनर क्या होंगे, अगर अपन जनरलाइज करें तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, और ऑक्सीजन हैलोजन डोनर ये क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ये सब आपको नोट नहीं करना है, सबको समझना है। ये अपने जनरलाइज किया था, राइट। और मैंने आपको एक सीरीज़ दिया था और डेफिनेशन ये था कि कोई भी लिगेंड है अगर वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा तो फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्प्लिटिंग कम करेगा तो फिर वो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। क्लियर है। अब इसको एकदम सिंपल वे में मैं इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि देखो यार, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फॉर्म कैसे होता है, मेटल है और मेटल के साथ लिगेंड फॉर्म होता है, लिगेंड डोनेट करता है मेटल को। तो देखो यार, अगर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा, ध्यान से समझना मेरी बात, लिगेंड अगर मेटल को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बहुत इजीली डोनेट करेगा, तो ये जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर ये लिगेंड्स एंड मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखें। और ऐसे लिगेंड्स को जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आप ऐसे ही बोल सकते हैं। मीन जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, ज़्यादा डोनेट करेंगे मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर कोई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो इजीली डोनेट नहीं करेगा तो फिर उसका बॉन्ड वीक होगा मतलब उसे अपन वीक फील्ड लिगेंड भी बोलते हैं। मतलब ऑल इन ऑल आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, या फिर जो भी लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। सिमिलरली वीक फील्ड लिगेंड वीक बॉन्ड्स बनाते हैं, या फिर जो भी लिगेंड्स वीक बॉन्ड बनाएंगे उन्हें अपन वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब जो भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। अब इसी पॉइंट पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे मैंने आपको कुछ वो सीरीज़ दिया था और इधर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बोला था, फिर CN- था, फिर NO2- था। आपको याद होगा, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बॉर्डर पे होता है, याद होगा आपको, राइट। इधर फिर आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सब मैंने आपको लिखवाया था। अब देखो यार, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा, अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो यार अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, राइट। एक तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो याद रखो कि वीक फील्ड लिगेंड वीक बॉन्ड बनाते हैं। आई होप क्लियर है आपको, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सिर्फ सुनो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, एकदम देसी में एक लाइन में समझो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड वीक बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है। अब आप बताओ कि ये जो बॉन्ड है लिगेंड्स एंड मेटल के बीच में, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये किसके किसके बीच में बन रहा है, लिगेंड्स के बीच में बन रहा है और मेटल के बीच में बन रहा है। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, तो इनमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, लिगेंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, मेटल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। समझ में आ रहा है क्या। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मेटल्स के लिए मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मैं मेटल्स की बात करूँ, आपको यहाँ से नोट करना है फॉर मेटल्स। देखो, मेटल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो आपको पता है कि
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो अगर मेटल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अगर मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बॉन्ड स्ट्रांग होगा मतलब जो भी लिगेंड रहा होगा मैं उसे बोलूँगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। ध्यान से सुनना, एक तो मैंने बोला कि लिगेंड से ठीक है, जो लिगेंड स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेटल पे भी डिपेंड करेगा, मतलब मेटल भी अगर इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो भी उस केस में जिस लिगेंड से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उस लिगेंड को बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो मैंने क्या बोला यार कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल इंक्रीज होगा तो फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे, मीन्स बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज। क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है ये देखो किस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेज, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज होगा, तो अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, इजीली एक्सेप्ट करेगा। इजीली एक्सेप्ट करेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ये भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब सोचो यार, एक तो हो गया फर्स्ट फैक्टर कि पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होगा। सेकेंड आप बोल सकते हो कि जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल, अगर मेटल का जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल इंक्रीज होगा तो भी जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा तो भी बोल सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, राइट। अब देखिए जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़ में, तो आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। चलो मैं 3D सीरीज़ में कुछ कम एलिमेंट जैसे Cr2+ ले लिया मैंने, Mn2+ ले लिया, क्रोमियम मैंगनीज के बाद Fe2+ ले लिया, Fe2+ के बाद CO2+, Ni2+ और चलो Cu2+ ले लिया मैंने, ठीक। अब यार इनमें से अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो मैं आपको बता दूँ कि लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, डी इलेक्ट्रॉन। तो जेड इफेक्टिव आपको पता है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो फिर से अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स या मेटल के बीच का अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, फिर से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बनेगा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे, आपको याद होना चाहिए 3D से 4D, 4D से अगर 5D आओगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है डी ब्लॉक में, ठीक। 5D का जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, अगर आपको रीज़न चाहिए, वैसे मैंने पढ़ाया था, लेकिन आपको रीज़न चाहिए तो 5D में F में इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो F में इलेक्ट्रॉन होगा, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा फिर से बॉन्ड स्ट्रेंथ ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। चलो मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ, कोबाल्ट 2+ के बाद अगर मैं कोबाल्ट 3+ ले लूँ, ठीक ना, बाकी सब नहीं, सिर्फ आप कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट 3+ जाओगे तो देखो यार कोबाल्ट 2+ से अगर आप कोबाल्ट 3+ जाओगे तो भी यार टॉप टू बॉटम, हमारे कोबाल्ट टॉप टू बॉटम नहीं, कोबाल्ट 2+ से अगर कोबाल्ट 3+ जाओगे तो फिर से चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज हो रहा है। चार्ज ऑन मेटल इंक्रीज हो रहा है तो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज इंक्रीजेस, तो चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीजेस। ये पॉइंट समझ में आया।
अब एक चीज़ समझने का ट्राई करना। अब मैं कुछ पॉइंट्स एक दो आपको जनरलाइज करूँ जो अपन समझाने का ट्राई कर रहे हैं आपको। देखो यार, पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है, मैं नोट में सब लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यार, जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन और हैलोजन जनरली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, राइट। तो जो ऑक्सीजन डोनर है, जैसे H2O हो गया, तो नोट में फर्स्ट में लिखिए कि ऑक्सीजन डोनर आर जनरली वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो आर जनरली वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है? इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट नहीं होगा, ऑक्सीजन डोनर आर जनरली वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन डोनर को, जैसे H2O ही है, भले ही वो वीक फील्ड लिगेंड होता है जनरली, लेकिन अगर यार आप कॉपर 2+ के साथ रख दो, तो कॉपर 2+ का जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है तो यार बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर उसे अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ट्रीट करेंगे या वीक फील्ड लिगेंड ट्रीट करेंगे। तो H2O को अपन या फिर ऑक्सीजन डोनर को अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ट्रीट करेंगे CO2+ के साथ। सिमिलरली CO3+ के साथ भी आपको समझ में आ रहा होगा, CO3+ में चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा होने के कारण वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन डोनर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा CO3+ के साथ। तो यहाँ पे लिखिए कि ऑक्सीजन डोनर आर जनरली वीक फील्ड लिगेंड बट एक्ट्स एज लिख सकते हो, बट एक्ट एज strong field ligand for CO3+ and Cu2+. Act as strong field ligand for CO3+ and Cu2+. तो कोबाल्ट 3+ और कॉपर 2+ के लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए कि जनरली, सेकेंड पॉइंट, जनरली NH3 अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। तो जनरली अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर है पॉइंट? तो लिखिए इसमें कि जनरली NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन यार आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे Cr2+ है, इसका जेड इफेक्टिव रिलेटिवली कम होगा। तो जेड इफेक्टिव अगर रिलेटिवली कम होगा तो अब अमोनिया जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो अमोनिया एंड Cr2+ में बॉन्ड रिलेटिवली वीक होगा। तो अगर वीक होगा तो इसको अपन वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। तो कहाँ तक? Cr2+, Mn2+, Fe2+ और CO2+ के लिए अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट कि जनरली NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बट एक्ट्स एज वीक फील्ड लिगेंड फॉर किसके लिए? Cr2+, Mn2+, Fe2+ एंड Cu2+। इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप देखेंगे तो अमोनिया यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करता हुआ नज़र आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मेटल का ही जेड इफेक्टिव बहुत कम है, मेटल वीक बॉन्ड बना रहा है। तो अगर बॉन्ड वीक है तो इस केस में लिगेंड को अपन बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। पॉइंट नंबर 3 लिखिए आप। देखो पॉइंट नंबर 3 ये है कि कोई भी लिगेंड हो, देखो मैंने आपको जो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ाया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 4D या 5D के साथ बात करेंगे, 4D सीरीज या 5D सीरीज का मेटल है, इसका जेड इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो लिगेंड्स का नेचर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? तो लिगेंड्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए कि ऑल लिगेंड्स आर strong field ligand for 4D series and
5D सीरीज एंड एक और याद रखें +4 आयन्स। अगर किसी मेटल पे +4 आयन है तो इसका मतलब भी हुआ कि चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया। चार्ज बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। कोई भी लिगेंड हो, भले आप उसको वीक फील्ड बोल रहे थे, लेकिन सिंस वो 4D सीरीज या 5D सीरीज के साथ कोई भी लिगेंड है, अपन उसे ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखें आप, ये 3 पॉइंट याद रखें। फिर अपन इसके बाद प्रॉब्लम करते हैं आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए।